बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। वो हथेलियाँ कालीन पर टेक कर मशहरी की तरफ घिसटना शुरू हुआ तो मैंने मसनूई हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इसे रोकना चाहा। दोनों गहरी बेहोशी की हालत में हैं, तकलीफ के हर एहसास से आरी हैं। तुम ठहरो, हम इन्हें बारी बारी तुम्हारे पास ले आते हैं। सख्त फर्श पर इन्हें कोई और नुकसान भी पहुंच सकता है, नरम गद्दे पर जरा सी देर में काम बन जाएगा। इसने अपनी पेशकदमी तर्क करके मुझे आगाह किया और दोबारा मशहरी की तरफ बढ़ने लगा। इस वक्त तक मैं ली वांग की जान बख्शी का फैसला कर चुका था। मुझे यकीन था कि इसकी जुबान से मेरी सिल्वर आई का जिक्र सुनते ही क्वांग फू बुखलाहट का शिकार हो जाएगा और ली वांग की लाई हुई खबर की तस्दीक के लिए जिमी लाइट से रिजू करेगा। जब जिमी लाइट इसे बताएगा कि मैंने वो ड्रामा एक मसरूका सिल्वर आई के सहारे रचाया था तो डॉन गुस्से में अपने सर के रहे सहे बाल नोचने पर मजबूर हो जाएगा। ली वांग किसी कोवियल जुसा कीड़े की तरह फर्श पर घिसटता हुआ मशहरी तक पहुंचा और किसी खास दुश्वारी का सामना किए बगैर उछल कर मशहरी पर चढ़ गया। इस वक्त भी दोनों माजूर गहरी बेहोशी की हालत में थे। ली वांग बिस्तर की सफेद चादर पर अपने खून के गहरे दाग छोड़ता हुआ बर्डी वन तक पहुंचा। इसने चंद लम्हे तक इसके बिगड़े हुए चेहरे का जायजा लिया, फिर अपने मोटे मोटे हाथों की मदद से इसे बिस्तर पर चित लटा दिया। बर्डी वन की दाहिनी रान की हड्डी खौफनाक अंदाज में पतलून में उभर आई। ली वांग माहराना अंदाज में बर्डी वन के पेट पर सवार हो गया। इसकी पुश्त बर्डी वन के चेहरे की तरफ थी। इसने बर्डी वन के पेट पर अपनी निशस्त जमाने के बाद इसकी दाहिनी रान थाम कर बिस्तर से ऊपर उठा ली। चंद सानियों तक वो बर्डी वन की रान को फजा में यूं घुमाता रहा जैसे इसे खिसके हुए जोड़ में किसी खास पोजीशन की तलाश हो। बर्डी वन की पतलून में कूल्हे की हड्डी का हौलनाक और गैर फितरी उबार तेजी के साथ घटने बढ़ने लगा। फिर ली वांग ने इसकी रान को बिस्तर और दूसरी टांग से तकरीबन 50 दर्जे के जाविये पर बाहर निकालकर एक मकरू आवाज के साथ रान को धड़ की तरफ शदीद झटका दिया। फजा में चिक की हल्की सी आवाज के साथ ही बर्डी वन की एक दर्दनाक चीख उभरी। बेहोशी के आलम में इसका सर बिस्तर से काफी ऊपर उठा और फिर बेजान सा होकर नीचे गिर गया। अगर ली वांग इसके पेट पर सवार न होता तो शायद वो अजियत के आलम में उठ बैठा होता। ली वांग ने इसकी रान छोड़ दी। बर्डी वन की पतलून में नजर आने वाले खौफ और उबार यकायक मादूम हो चुका था। ली वांग घुटनों और हथेलियों का सहारा लेकर इसके पेट पर से उतर आया। दरियाने खून के बायस इसका चेहरा जर्द होकर पसीनों में डूबने लगा था। बर्डी वन एक चीख मारने के बावजूद बेहोश पड़ा हुआ था। ये ठीक हो गया, ली वांग ने ऐलान किया। 2-4 दिन तक दर्द रहने के बाद ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। हड्डियों का कोई सर्जन इस वक्त मुझे देख लेता तो मरीज पर जानलेवा जुल्म करने के इल्जाम में शायद मुझे गोली ही मार देता, लेकिन ये इस जोड़ को बिठाने का वाहिद बेजर्र तरीका है। कमाल है। अव्वल खान एहतजाबिया लहजे में बोला, तुमने ये फन कहाँ से सीख लिया? जापानी पहलवान अपने हरीफों के जोड़ उतार कर कामयाबी हासिल करते हैं और बाद में खुद ही जोड़ बिठा भी देते हैं। ये फन इन्हीं की मिरास है। मैंने सोका मोतो नामी एक जापानी रेसलर से इस फन में दर्क हासिल की थी। दर्क हासिल करने के बाद बहुत मेहनत की है। मेरा असल उस्ताद वही है जो अपनी महबूबा की बेवफाई के गाम में संकी बल्कि नीम पागल हो गया है। सब कुछ मेरी मंशा के मुताबिक हो रहा था, इसलिए मैं बिल्कुल खामोश था। चंद सानियों तक सस्ताने के बाद ली वांग इस घर के बेहोश मालिक की तरफ मुतवज्जो हो गया। रिटायर्ड ब्रिगेडियर के साथ भी इसने कमोबेश वही अमल किया। अलबत्ता जब इसने जबरदस्त झटके के साथ जोड़ बिठाया तो ब्रिगेडियर एक चीख के साथ बिस्तर से उठता ही चला गया। वो दराज कामत और कोवियल जुसा आदमी था। इसका जिस्मानी रद्द अमल इतना शदीद था कि ली वांग अपने भारी भरकम जिस्म के बावजूद किसी बेवकूत बच्चे की तरह इसके पेट पर से लुढ़क गया। बर्डी वन के बरक्स ब्रिगेडियर इस झटके से होश में आ गया और अपनी बड़ी बड़ी सुर्ख आंखें खोलकर वहशतज़दा अंदाज में एक एक को घूरने लगा। कमरे में फैली हुई नाकाफी रोशनी में इसका चेहरा बहुत डरावना लग रहा था। रही सही कसर खून में भीगी हुई सफेद चादर ने पूरी कर दी थी। तुम सब कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इसने बराई हुई मगर खोखली आवाज में पूछा। हम गंदे फरिश्ते हैं। ली वांग ने यह कहकर इसकी कानपट्टी पर एक हाथ जड़ दिया और वो लहराकर दोबारा बिस्तर पर गिर गया। इसके हलक से कोई करा तक नहीं निकल सकी थी। तुमने ये क्या किया? अव्वल खान ली वांग को घूरते हुए गुर्राया। ये तुम्हारा आदमी नहीं, मेरा शिकार था। ली वांग ने इत्मीनान से कहा। ये होश में रहता तो सब कुछ देखता और सुनता रहता, फिर हमारे चले जाने के बाद दूसरों को नित नई कहानियां सुनाकर हैरान करता रहता। इसका बेहोश रहना ही सूदमंद है।
41 होश में आया तो मैं इसे नहीं छेड़ूंगा। अव्वल खान अपने आदमियों को जल्दी जल्दी रवानगी के बारे में हदायत देने लगा। इस वक्त तक ली वांग के जख्मों से खून का बहाव खून के कुदरती जमाव की सिफ्त के तहत जम चुका था, अलबत्ता कहीं कहीं से रसाव जारी था। वैसे तो वो नस्लन ही जर्द रू था, लेकिन खून के ज़िया की वजह से इसके चेहरे पर बेरूप पिलाहट तारी हो चली थी। मुझे डर होने लगा था कि कहीं जहांगीर का जोड़ बिठाने की नौबत आने तक ली वांग खुद ही बेहोश न हो जाए और जहांगीर का मामला खटाई में पड़ जाए। मेरे इमाम पर वहां से फौरी रवानगी का फैसला कर लिया गया। इस मकान को अपनी कमांडोज की तहवील में देकर अव्वल खान मुझे और वीरा को लेकर बाहर निकल आया। इसके आदमियों ने ली वांग को गिरों वाली चादर की मदद से जीप के अकबी हिस्से में डाल दिया। इस वक्त अव्वल खान की गाड़ी जहांगीर के घर पर मौजूद थी। वो अपनी गाड़ी वहीं छोड़कर अपने अमले की जीप से अस्पताल की तरफ रवाना हो गया। अस्पताल में जहांगीर तक पहुंचने में हमें किसी रुकावट का सामना नहीं करना पड़ा। STF वालों के खुसूसी मरासिम की बिना पर जहांगीर की देखभाल पर फौरी तवज्जो दी गई थी और इसकी पूरी मुतासरा टांग पर लचकदार क्रेप बैंडेज चढ़ा दी गई थी। इस वक्त जहांगीर के जिस्म पर मरीजों वाला लिबास था और वो किसी जूद असर इंजेक्शन के जेरे असर बेहोशी की हालत में था। इसके साथ रुके हुए STF के अहलकार ने बताया कि शदीद दर्द की बिना पर मुतल्लिका सर्जन ने कम अज कम अगले 12 घंटों तक इसे बेहोश रखने की हदायत की थी। जब जख्मी ली वांग को जहांगीर के कमरे में लाने का मामला खड़ा हुआ तो अस्पताल का अमला अड़ गया। वो लोग ली वांग की बिगड़ी हुई हालत की वजह से इसे शोबा हादसा में ले जाने पर मुसर थे। वो हैरान बल्कि शुबहात में मुब्तला हो गए थे कि एक जख्मी शख्स अपनी हालत फरामोश करके किसी और मरीज की इयादत पर क्यों तुला हुआ था। इन दिनों शहर फसादात की लपेट में आया हुआ था। हरीफ ग्रोहों के अफराद एक दूसरे को अदालती तहवील तक में इंतकाम का निशाना बना रहे थे। इक्का दुक्का ऐसी वारदातें भी हो चुकी थी कि एक हरीफ के अस्पताल में दाखिल अफराद को दूसरी पार्टी के कारकुनों ने अस्पताल में पहुंचकर हलाक या जख्मी कर दिया। ज्यों-ज्यों STF वालों का इसरार बढ़ता रहा, अस्पताल के फर्ज शनास अमले की जिद जोर पकड़ती चली गई। जब काफी देर गुजर जाने के बाद भी ली वांग जहांगीर के कमरे में नहीं पहुंचा तो मुझे तशवीश होने लगी। मैं बाहर निकला तो वो मसाइल सामने आ गए। वहां जहांगीर के बजाय सिर्फ 15 नंबर का जिक्र था। इस वक्त भी ली वांग स्ट्रेचर पर पड़ा हुआ था। इसके बारे में सारी बहस व तमीज उर्दू में हो रही थी, इसलिए वो ताखीर के असबाब से लाइल्म था। मेरे चेहरे पर निगाह पड़ते ही इसने स्ट्रेचर की बल्लियां थाम कर उठने की नाकाम कोशिश की, मगर मैंने इसे लेटा रहने पर मजबूर कर दिया। ये मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपने मुकद्दस आईमैन को ताजीम भी नहीं दे सकता। वो बराई हुई और हसरत ज़दा आवाज में बोला, ये लोग मुझे यहाँ क्यों रोके हुए हैं? जहांगीर ये वक्त अजाब में गुजार रहा होगा। शुबहात, मैंने कहा। वो ये समझने से कासर है कि तुम अपनी लहूलुहान पिंडलियों को भूलकर जहांगीर के कमरे में क्यों जाना चाहते हो। हम लोग इस नुक्ते की वजाहत करने में कामयाब हो जाएंगे तो तुम्हारा स्ट्रेचर हरकत में आ जाएगा। इस वक्त तक वो मामला इतना तूल पकड़ चुका था कि अस्पताल के सीनियर अमले को भी वाकयात का इल्म हो गया था। चंद मिनट बाद ही एक आर्थोपेडिक सर्जन अपने 2 मातहतों के साथ मौका पर आ पहुंचा। जनाब, स्ट्रेचर पर पड़े हुए मरीज की पिंडलियों पर गोलियों के मुतअद्दिद जख्म आए हुए हैं। बाएं पिंडली का वरम बता रहा है कि इसकी हड्डी टूट चुकी है। सर्जन ने सरसरी अंदाज में ली वांग का जायजा लेने के बाद एक एक लफ्ज पर जोर देकर कहा, ये मेडिको लीगल केस है। आप इसे नजरअंदाज करके 15 नंबर की इयादत को इतनी अहमियत क्यों दे रहे हैं? माना कि इसकी हालत बहुत खराब है, मगर वो जोड़ उतरने का एक केस है। दर्द से निजात के लिए इसे पैथेड्रीन के इंजेक्शन दिए जा रहे हैं। इसकी जान को कोई खतरा नहीं है, जबकि ये गैर मुल्की ज्यादा खून बह जाने की वजह से मर भी सकता है। 15 नंबर की माजूरी के मुकाबले में इसकी जान को खतरा है। आप लोग गैर जरूरी बहस में उलझकर इस जख्मी के साथ मुजरमाना गफलत का इर्तिकाब कर रहे हैं। आपकी हर बात दुरुस्त है। मैंने डॉक्टर की बात काट कर अंग्रेजी में कहा ताकि ली वांग भी पूरी सूरत हाल से आगाह रह सके। ये हम में से किसी की रिश्तेदारी या मुजरमाना गफलत का मामला नहीं, बल्कि मिस्टर ली वांग की अपनी जज्बाती अकीदत का किस्सा है। इनका ख्याल है कि इनके दोस्त के कूल्हे की हड्डी कोई सर्जन नहीं बिठा सकता। सर्जरी के बाद भी वो उम्र भर के लिए माजूर हो जाएगा। ये महात्मा गौतम बुद्ध के मखसूस आसनों और हिंदी योगा के बहुत बड़े अमल हैं। इनका ख्याल है कि ये चंद सेकंड में 15 नंबर के कूल्हे की हड्डी बिठा सकते हैं। मुतवसत उम्र वाले संजीदा सर्जन ने मुझे ऐसी नजरों से घूरा जैसे इसे मेरी दिमागी सेहत पर शुबा हो रहा हो। फिर तलख लहजे में बोला, अच्छा हुआ कि आपने ये भी बता दिया कि 15 नंबर के जोड़ को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा है। लचकदार हड्डियों की बाफ्त पर एक बार नश्तर लग जाए तो इनकी कुदरत
कुदरती लचक और नमो बड़ी बुरी तरह मुतासर होती है। वो सेहतयाब होने के बाद भी पहले की तरह नॉर्मल नहीं हो सकेगा। मगर मैं ये भी बता दूं कि इसकी हड्डी बहुत नाजुक हो चुकी है। बुद्ध आसन और हिंदी योगा इसके मर्ज को बिगाड़ देंगे। इसका वाहिद इलाज सर्जरी में पोशीदा है। माइक्रो ज्वाइंट सर्जरी के बगैर वो कभी भी अपनी मफलूज टांग को इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। ऐसे वाक़यात का तनासब लाखों में एक होता है। मैं हैरान हूँ कि कोई हड्डी टूटे बगैर इसकी प्राण का ऊपरी जोड़ कैसे निकल गया। ली वांग खामोशी से सर्जन की नस्तालीक अंग्रेजी सुनता रहा। फिर अचानक ही इसकी बात काट कर बोला, मुकद्दस डैनी कुछ तकल्लुफ से काम ले रहे हैं। मेरा दावा है कि मैं 15 नंबर का जोड़ आसानी से बिठा सकता हूँ। किसी ऑपरेशन और नक्श के बगैर तुम बस एक बार मुझे इस कमरे में पहुंचा दो। ये मेरी अना का मसला बन गया है। ये एक मुस्तनद अस्पताल है। सर्जन इंतहाई तलख लहजे में बोला, इस छत के नीचे ऐसे जानलेवा तजर्बात नहीं किए जा सकते। तुम लोग अपने मरीज को यहाँ से ले जाओ और जो चाहो करते रहो। मुझे यकीन था कि तुम इसका जोड़ मजीद खराब करने के बाद इसे यहीं लाओगे। हैंड्स अप। फजा में गूंजने वाले एक वहशियाना आवाज ने सभी को चौंका दिया। वक्त गुजरने के साथ अव्वल खान के मजीद कुछ आदमी अस्पताल आ पहुंचे थे। इन ही में वो कमांडो भी था जिसने ली वांग के हाथों बर्डी वन और रिटायर्ड ब्रिगेडियर के कूलों के जोड़ बहाल होते देखे थे। इसने सर्जन की बहस से तंग आकर अचानक ही अपनी सब मशीन गन सीधी करके सर्जन को निशाने पर ले लिया था। गैर इरादी तौर पर सर्जन ने दहशतज़दा होकर अपने हाथ ऊपर उठा लिए। दूसरों ने इसकी तकलीद की। ले जाओ। इसने ली वांग के पहिएदार स्ट्रेचर को ठोकर मारकर अपने साथियों से कहा, इसे 15 नंबर में ले जाओ। मैं देखता हूँ कि कौन इसे रोकता है। हमारी वापसी तक मैं इन्हें यहीं कवर किए रखूंगा। मुकद्दस डैनी सर्जन अपने हाथ उठाए उठाए पुरतशवीश आवाज में बुड़बुड़ाया। सब बिगड़े हुए जुनूनी मालूम होते हैं। कोई मुकद्दस पीर है और कोई आर्थोपेडिक आमल। पता नहीं ये क्या करेंगे। अव्वल खान के 2 आदमी स्ट्रेचर को धकेलते हुए इस राहदारी में ले गए जो जहांगीर के कमरे की तरफ जाती थी। अस्पताल का अमला बेबसी से हाथ उठाए खड़ा रहा। जुबानी तकरार में वो सब ही अपने इख्तियार की बरतरी जता रहे थे, लेकिन बहस में जबरदस्ती का अंतर शामिल होते ही वो सब लाचार और काबिल रहम नजर आने लगे। मैंने अव्वल खान के कमांडो की SMG की नाल अपने हाथ से नीचे गिरा दी और अस्पताल के सर्जन से मुखातब होकर कहा, आप लोग हाथ नीचे गिरा ले। मैं इस बदतमीजी पर शर्मिंदा हूँ। असल बात यह है कि जख्मी गैर मुल्की एक खतरनाक मुजरिम है। हमें इसकी जिंदगी से ज्यादा 15 नंबर की सेहत याबी अजीज है। हम में से किसी को ये बात नहीं बताई गई। एक खूबरू नर्स ने तिनक कर एहतियाज किया। स्ट्रेचर पर मोटे के सामने खुलकर बात नहीं की जा सकती थी। मैंने संजीदगी से कहा और इनमें से किसी को ये एतराज न सूझा कि ली वांग सिर्फ अंग्रेजी जानता था। उर्दू में कोई बात बताई जाती तो इसके फरिश्तों को भी इल्म न हो पाता कि वहाँ किसी मौजू पर बात हो रही थी। मेरे मसालहाना रवैये से माहौल का तनाव खत्म हो गया और अस्पताल के अमले के अरकान अपनी अपनी बोलियां बोलते हुए मुंतशिर होने लगे। मैं 15 नंबर वाली राहदारी की तरफ बढ़ा तो सर्जन मुझसे आगे था। आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मैंने सर्जन को टोका। इस बदतीनत चीनी से सामना होगा तो अपनी तल्ख और तुर्श बातों से आपकी तबीयत मुक्तदर कर देगा। इसने मुझे बात पूरी करने का मौका दिए बगैर कहा, मैं इस बेहुदा आदमी के मुंह न लगने का फैसला कर चुका हूँ, लेकिन पेशा वराना तौर पर यह जरूर देखना चाहता हूँ कि वो मरीज की क्या दुर्गत बनाता है। मुझे 90% यकीन है कि वो कामयाब रहेगा। मैंने अपने चश्मदीद तजर्बात का कोई हवाला दिए बगैर पूरे एतमाद से कहा, मशरक को खसूंखेज सरजमीन करार दिया जाता है, लेकिन मेरा ख्याल है कि मशरक बईद के बेहतरीन बाशिंदे महय्युरुल अकूल और मावराई सलाहियतों के मालिक होते हैं। मुझे 190% यकीन है कि वो 15 नंबर के कूले की हड्डियों को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाएगा। सर्जन तलखी से बोला, जोड़ बिठाने के लिए मावराई नहीं पेशा वराना महारत की जरूरत होती है। हम दोनों रास्ते ही में थे कि फजा एक दर्दनाक इंसानी चीख से लर्ज उठी। सर्जन इस्तरारी अंदाज में आगे की तरफ दौड़ पड़ा। मेरी रफ्तार भी खुद ब खुद तेज हो गई क्योंकि वो चीख वाज़े तौर पर जहांगीर की थी। मैं सर्जन के पीछे पीछे इस वार्ड के 15 नंबर कमरे में दाखिल हुआ तो वहाँ एक हैरतनाक मंजर हमारा मुंतजर था। ली वांग मरीजों वाले कमरे वाले बिस्तर पर पड़ा हुआ था और जहांगीर इसके सीने पर सवार होकर इसके मुंह पर मुक्के बरसा रहा था। अव्वल खान बुखलाए हुए अंदाज में इन दोनों को एक दूसरे से अलग करने की नाकाम कोशिशें कर रहा था। वीरा दूर खड़ी पुरतशवीश नजरों से वो मंजर देख रही थी। साले मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। जहांगीर अपने मगलूबुल गजब हरीफ पर गरज रहा था। मैंने बहुत दिनों तक तेरी गुलामी बर्दाश्त की है, अब मैं तुझे माफ नहीं करूंगा। तू समझ रहा था कि मेरी टांग मरोड़ कर तू मुझे मजीद झुकाने में कामयाब हो जाएगा, तो ये तेरी भूल थी। मैं तेरी माँ। तुम गलत समझ रहे हो। अव्वल खान ने इसे पकड़ते हुए बेबसी से कहा, ली वांग ने तुम्हारी टांग
टांग मरोड़ी नहीं थी बल्कि तुम्हारे कूल्हे का जोड़ बिठा रहा था। ये इत्तेफाक था कि जोड़ दुरुस्त होने के साथ ही पैथेड्रीन के इंजेक्शन का असर भी खत्म हो गया और तुम होश में आ गए। तुम देख सकते हो कि तुम्हारा जोड़ ठीक हो चुका है। डॉक्टर हैरत से वो मंजर देख रहा था। जहांगीर के जिस्म पर मौजूद अस्पताल के मज़ाक़ा खेज लिबास में कुछ नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मैं ये देख रहा था कि जहांगीर की पट्टियों में लिपटी हुई टांग मफलूज होने के बजाय आजादी के साथ हरकत कर रही थी। ली वांग ने पट्टियों को उतारे या काटे बगैर ही जहांगीर की टांग ठीक कर दी थी। नाकाबिले यकीन सर्जन हैरत से दीदे फाड़कर बुड़बुड़ा रहा था। ये हो ही नहीं सकता, मगर हो गया। इसकी तजर्बा का नजरें भांप चुकी थी। जहांगीर की शिकायत दूर हो चुकी थी। तुम मुझे मारते रहो। जहांगीर के हाथ थमते ही ली वांग दिल गिरफ्ता आवाज में आहिस्ता से बोला, मैं मार्शल ली वांग नहीं बल्कि एक हकीर पिल्ला हूँ जो शख्स सिल्वर आई वाले के जान निसारों को पहचान न सके। इसे इस जमीन पर इज्जत से जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। मुझे हकारत और बेरहमी से मार मार कर पैबंदे खाक कर दो। मुतअद्दिद अफराद की मौजूदगी और मुदाखलत की बिना पर जहांगीर के दिमाग से पैथेड्रीन के असरात तेजी से छटते जा रहे थे। चंद सानियों बाद ही ली वांग के सीने पर से उतर गया। इसके बुशरे से जाहिर हो रहा था कि इसे अपनी पिछली अबतरी याद आने लगी थी। अपनी पिछली और मौजूदा हालत का मुआवजा न करके वो ली वांग के मुफाहमाना सलूक और का इदराक करने के काबिल हो चुका था। इसी के साथ इसके चेहरे के वहशियाना तासर अतदाल पर आते जा रहे थे। अस्पताल का एकहरा बिस्तर दो आदमियों के समाने के लिए नाकाफी था। जहांगीर ने ली वांग के खून में लिथड़े हुए पांचों को देखा और संभल कर बिस्तर से नीचे उतर गया। इसे अपनी टांगों पर खड़ा हुआ देखा मेरा दिल खुशियों से बिल्लियों उछलने लगा और मैंने बेइख्तियार होकर इसे अपने सीने से लगा लिया। सर्जन हैरत से आंखें फाड़ फाड़ कर जहांगीर को और इस तरह देख रहा था जैसे इसके सर पर सींग निकल आए हों। वो मबहूत पड़ा था। मैं आगे बढ़ा और मुझे अलग कराने के बाद जहांगीर का हाथ पकड़ा। इसे एहतियात से फर्श पर चलाने लगा। जहांगीर की चाल में लंगड़ाहट नहीं थी, लेकिन बड़ी बात यह थी कि वो अपने कदमों पर चलने के काबिल था। इसकी चाल में लंगड़ाहट का सबब जहां बाकी रह जाने वाले दर्द या तकलीफ थी, वहां इसकी पूरी टांग पर चढ़े हुए क्रैप बैंडेज के दबीज खोल का असर भी था। इसे सहारा देकर चंद कदम चलवाने के बाद सर्जन की पेशानी अरक आलूद हो गई। जहांगीर की दर्दनाक तकलीफ के बारे में इसके सारे दावे बातिल हो चुके थे। ली वांग ने जो कुछ कहा था वो कर दिखाया था। इसके पास जोड़ों का कोई इल्म नहीं था, लेकिन अमलन वो अपने फान में ताक था। 15 नंबर की मौजदाना सेहत याबी की खबर आनन फानन में अस्पताल में फैलती चली गई। कुछ देर पहले बाहर रोनुमा होने वाली बदमजगी की वजह से 15 नंबर वैसे ही अमले की चहमगोइयों का महवर बन चुका था। नई खबर के साथ ही पैरामेडिकल स्टाफ इस कमरे में भरना शुरू हो गया। अब ली वांग की देखभाल में जरा भी ताखीर न करें। मैंने सर्जन से कहा इसे स्ट्रेचर पर डालकर फौरन यहाँ से ले जाएं। इसके जख्मों से बहुत ज्यादा खून जाया हो चुका है। सर्जन की हदायत पर मुतअद्दिद अफराद बिस्तर की तरफ लपके। इन्होंने फुर्ती और महारत के साथ ली वांग को बिस्तर से स्ट्रेचर पर मुंतकिल किया। ली वांग ने फीकी मुस्कुराहट के साथ हम सब की तरफ देखा और इसका स्ट्रेचर कमरे से बाहर निकलता चला गया। मुझे इन पट्टियों से उलझन हो रही है। जहांगीर ने शिकायत की, मुझे इनसे निजात दिलाओ। सर्जन के इशारे पर पट्टियां खोलने के अमल का आगाज कर दिया गया। अव्वल खान सर्जन को ली वांग के बारे में बताने लगा ताकि इसे अपना रिकॉर्ड मुकम्मल करने में कोई दुश्वारी न हो। थोड़ी देर बाद हमारा मसरूर शाद काम कारवां अस्पताल से रवाना हुआ तो हमारी जीप में ली वांग की जगह जहांगीर सवार था। तकलीफ से गैर मुतवक्को तौर पर निजात मिल जाने के बायस इसकी खुशी काबिले दीद थी। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। कुछ देर के बाद मैंने नदामत अमेज लहजे में इससे कहा, मेरी वजह से तुम्हें बार बार नाकाबिले बर्दाश्त मुसाइब झेलने पड़ रहे हैं। मेरी दुआ है कि ये इस सिलसिले का आखिरी वाक़या साबित हो। ऊपरी दिल से की जाने वाली दुआओं से कुछ नहीं बनेगा। वो चटक कर बोला, तुम अब सुधरना चाहिए। तुम अब शादीशुदा हो। तुम्हारे इन खून आशाम दुश्मनियों का साया गजाला की जात पर पड़ने लगा तो क्या होगा। मैं मर्द हूँ, 10 मरतबा भी इससे ज्यादा दुख झेल सकता हूँ, लेकिन वो क्या करेगी। मैंने मकाओ में जो कुछ किया गजाला को वहाँ से निकालने के लिए ही किया था। मैंने बेबसी से कहा, मुझे क्या मालूम था कि ये बदमाश कराची तक मेरा पीछा करेंगे। मकाओ, इसने उलझन से दोहराया। ये अचानक मकाओ का जिक्र कहाँ से आ गया। मान, मुझे याद आया कि इस बारे में इससे कोई बात होने की नौबत ही नहीं आई थी। मैं शिंगारा वैली में फंसा हुआ था तो ली वांग और चियांग फाओ इसके सर पर मुसल्लत हो गए थे। मैं इसके घर पहुंचा तो मकाओ के गुंडे इसे लेकर वहां से गायब हो चुके थे। मैं इसे इख्तिसार के साथ इन दोनों की आमद के पास मंजर से आगाह करने लगा। डैनी खुद से मकाओ नहीं पहुंचा था। अचानक वीरा
वीरा मेरी बात काट कर बोली, डोंग क्वांग फू मैंने इसकी मदद पर आमादा किया था। डॉन दरमियान में ना आया होता तो आज गजाला यहाँ ऐश करने के बजाय भारत के किसी अकूबत खाने में मौत की आरजू कर रही होती। हाँ, मैं तुम्हें वीरा के इस एहसान के बारे में बताना भूल गया था। मैंने तंज से कहा, गनीमत यह है कि गजाला की पैदाइश मेरी और वीरा की मुलाकात से पहले हो गई थी, वरना इस वाक़े में भी वीरा का कोई ना कोई किरदार सामने आ जाता। इसकी मेहरबानियां मेरी पूरी जिंदगी पर साया फिगन है। बहकने की बजाय अपनी बात जारी रखो। अव्वल खान ने मुझे टोका, ये सारी तफसील मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मैंने दोबारा वहीं से बात शुरू कर दी जहाँ सिलसिला मुनक़ता हुआ था। हम लोग फ्लैट वापस पहुंचे तो सुबह के 3 बजने वाले थे। अव्वल खान ने जहांगीर से इसके प्रोग्राम के बारे में दरियाफ्त किया तो इसने नीम दिलाना अंदाज में अपने घर जाने का इरादा जाहिर किया, जिसे मैंने सख्ती से मुस्तरद कर दिया। चीनियों ने इसके घर से तमाम मुलाजमीन को रुखसत करके इसके घर का निजाम दरहम बरहम कर दिया था। खाने पीने का कोई बंदोबस्त बाकी रहा था, न सफाई का इंतजाम था। पूरा घर कबाड़ खाने में तब्दील होकर रह गया था। फिर ट्रांसफार्मर की तबाही की वजह से वो इलाका मुकम्मल तारीकी में डूबा हुआ था और अगली शाम तक भी वहाँ बिजली की फराहमी बहाल होने की कोई उम्मीद नहीं थी। इन हालात में जहांगीर को अपने घर जाकर परेशानी और कोफ्त के सिवा कुछ हासिल न होता। हमारी जीप आलमगीर रोड से फ्लैट वाली गली में दाखिल हुई थी। इस वक्त अव्वल खान का ऊपर जाने का मूड नहीं था। काम खत्म हो जाने के बाद वो जल्द अज जल्द अपने घर लौट जाने का ख्वाह था। हम कुछ देर तक जीप ही में बैठे बातें करते रहे। इस दौरान में अव्वल खान की अकाबी नजरें बार बार गर्दोपेश का तवाफ करती रहीं। रफ्ता रफ्ता इसका वो इज़्तिराब इतना बढ़ गया कि मैं इसकी बेचैनी का सबब दरियाफ्त किए बगैर न रह सका। ये जीप मेरे अमरे के लिए जानी पहचानी है। मुझे हैरत है कि फ्लैट की हिफाजत करने वाले अभी तक इधर नहीं आए। मुझे इनके बारे में तशवीश हो रही है। जीप पहचान लेने के बाद इनमें से किसी न किसी को मेरे पास जरूर आना चाहिए था। इसने आगे पीछे नजरें दौड़ाते हुए कहा। मुझे याद आया कि इसने फ्लैट से जहांगीर के घर की तरफ रवाना होने से पहले फोन पर अपने अमले को हदायत दी थी कि 6 कमांडोज जहांगीर के घर की तरफ रवाना और 4 मुहाफिज फ्लैट के लिए रवाना कर दिए जाए। अगर वो 4 आदमी इन एतराफ में मौजूद थे तो इनमें से किसी न किसी को रिपोर्ट देने के लिए अपनी जीप की तरफ आना चाहिए था। हो सकता है वो जमालुद्दीन अफगानी रोड पर अपनी गाड़ी में बैठे हुए हों। जहांगीर ने अपनी राय जाहिर की। इस फ्लैट का मालिक होने की वजह से वो इस इलाके की सड़कों के नामों से बखूबी वाकिफ था। इस रुख पर खिड़कियां या फिर फ्लैट की बालकनी है। अव्वल खान बरहमी से बोला, वो उधर क्यों जोक मार रहे होंगे? इन्हें आराम ही करना था तो इस गली में कहीं गाड़ी पार्क कर लेते। फ्लैट वाली बिल्डिंग में दाखिले का रास्ता और जीने इसी तरफ हैं। देखभाल की असल जरूरत इस सिमत है, सामने नहीं। कहीं कोई गड़बड़ न हो गई हो, मैंने धड़कते हुए दिल के साथ कहा। गड़बड़? अव्वल खान भड़क कर बोला, कैसी गड़बड़? सारा खतला ली वांग और चांग फाओ की तरफ से था। वो सारा वक्त हमारे सामने रहे। इन्हें मुकामियों की कोई मदद भी हासिल नहीं हो सकी। फिर गड़बड़ करने वाली खाकी अंडे कहाँ से आ गए? चांग फाओ का क्या बना? जहांगीर इसका नाम सुनते ही एक गैर मुतल्लका सवाल कर बैठा। वो नजर नहीं आया। वो तुम्हारे मोहल्ले में एक ब्रिगेडियर, रिटायर्ड ब्रिगेडियर के मकान में मुकाबला करता हुआ मारा गया। वीरा बोली, ओह, वो मुझसे कुरीद कर पड़ोसियों के बारे में सवालात करते रहते थे। जहांगीर बुड़बुड़ाया, मुझे पहले से शुबा था कि अपने अकेलेपन की वजह से ब्रिगेडियर साहब इन खबीसों का मरगूब निशाना बन सकते थे। मैंने जहांगीर की बेवक्त की रागनी पर ध्यान नहीं दिया। मेरा जहन अव्वल खान के उठाए हुए मसले में बुरी तरह उलझ कर रह गया था और मेरी छठी हिस्स मुझे किसी अनजान खतरे का एहसास दिला रही थी। मेरे जहन में एक मरतबा फिर कीड़ा रेंगने लगा। अव्वल खान STF का एक बाइख्तियार और जिम्मेदार अफसर जरूर था, लेकिन कोई मफूकल फितरत नहीं था। 2 हाथों और 2 पैरों वाला एक आम सा आदमी था। अगर फ्लैट में कोई संगीन सूरत हाल रूनुमा हो ही गई थी तो अव्वल खान इसके अजाले के लिए कोई मौजदा दिखाने की पोजीशन में नहीं था। मैंने नरमी से कहा, बिला वजह अपने जहन को न थकाओ, 3 बजने वाले हैं। तुम्हारे बीवी बच्चे तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। इत्मीनान से घर जाओ। कोई बात हुई तो हम फोन पर बात कर लेंगे। तुम खुले दिल से ये बात कर रहे हो? अव्वल खान ने गैर मुतवक्को तौर पर तेजी से सवाल किया। मुझे यूं लगा जैसे इसने मेरे दिल की बात पढ़ ली हो या फिर वो वाकई अपने घर वालों के किसी मसले के बारे में फिक्रमंद था। तुम जाओ, मैंने अपनी सिमत का दरवाजा खोलते हुए कहा। 10 मिनट बाद मैं तुम्हें फोन पर खैरियत की इतला दे दूंगा। हो सकता है कि तुम्हारे चारों आदमी इस वक्त ऊपर कार्ड्स ही खेल रहे हो। मेरे साथ जहांगीर और वीरा ने भी जीप छोड़ दी। कैबिन की रोशनी जली और दरवाजे बंद होते ही बुझ गई। तुम फोन न करना, घर पहुंचकर मैं खुद फोन करूंगा। अव्वल खान ने कहा, अगर इस वक्त मुझे अपनी बच्ची का ख्याल
न आ गया होता तो मैं ऊपर जरूर चलता, इसे कल से खतरा निकली हुई है। हम तीनों ने अलविदाइया अंदाज में हाथ लहराए और जीप तेजी से आगे बढ़ गई। मेरे दिमाग में खतरे की घंटी बज रही थी। मुझे डर था कि अचानक ही किसी सिमत से गोलियों की बौछार शुरू न हो जाए, लेकिन गनीमत है ऐसा कोई वाकया रूनुमा नहीं हुआ और हम सोए हुए चौकीदार की चारपाई के करीब से गुजरकर जीनों की तरफ बढ़ते चले गए। अनजाने खौफ और बेयकीनी के आलम में मैंने इन दोनों के साथ जीने अबूर किए और ऊपर पहुंचते ही आहिस्तगी से डोर बेल बजा दी। रात के सन्नाटे में अंदर घंटी का मुख्तसर सा शोर सुनाई दिया। अंदर कदमों की चाप सुनाई दी जो दरवाजे तक आकर मादूम हो गई। शायद गजाला व्यू हॉल में लगे हुए अदसे से बाहर का जायजा ले रही थी। मैं इसके कदमों की आहट अच्छी तरह पहचानता था और पूरी यकीन था कि दरवाजे के पीछे वही होगी। दरवाजा खोलो, मैंने आहिस्तगी से कहा। बुलेट सरकने की आवाज के बाद हैंडल घूमा और दरवाजा खुल गया। गजाला मेरे सामने मौजूद थी। मुझे देखते ही इसके परेशान और मतवहश चेहरे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। हम तीनों यके बाद दीगरे अंदर दाखिल हो गए। जहांगीर को देखकर गजाला का चेहरा मजीद खिल उठा। इन लोगों की वापसी में देर होने की वजह से मुझे तुम्हारे बारे में फिक्र लाहक हो गई थी। गजाला ने हंसकर जहांगीर से कहा, खुदा का शुक्र है कि तुम सही सलामत नजर आ रहे हो। फिर इसने चौंक कर मुझसे सवाल किया, सुल्तान शाह कहाँ है? सुल्तान शाह? मेरी खोपड़ी बाग से उड़ गई। इसे तो मैंने यहीं छोड़कर गया था। मेरे जवाब पर गजाला का चेहरा धुआं हो गया। वो यहीं था, लेकिन तुम्हारा पैगाम मिलने पर गया था। इसे जल्द अज जल्द लसबेला पहुंचने के लिए कहा गया था और वो फौरन ही यहाँ से निकल गया था। गजाला के जवाब पर सब ही पहुंच कर रह गए। मैंने हैरत से कहा, मेरा पैगाम तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया है? मुझे किसी और से फोन कराने की क्या जरूरत थी? क्या मैं खुद फोन नहीं कर सकता था? मेरे जहन में भी ये सब सवालात आए थे। गजाला ने किसी इश्तियाल का मुजाहरा किए बगैर कहा, लेकिन वो किसी सवाल का जवाब देने पर आमादा नहीं था। पैगाम देकर उसने फोन बंद कर दिया था। ये कब का वाकया है? वीरा ने पुरख्याल लहजे में सवाल किया। तुम्हारे फोन के 10-15 मिनट बाद वो कॉल आई थी, गजाला ने बताया। और तुमने ये तक नहीं सोचा कि कोई गड़बड़ होती तो वीरा तुम्हें कोई इशारा जरूर देती? मैंने कहा, बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ सोचा था। गजाला ने इस बार सर्द लहजे में जवाब दिया। मैंने असल बात का खोज लगाने के लिए जहांगीर के घर फोन भी किया था, मगर वहाँ फोन मुसलसल अंगेज था। अपने सारे खदशात के बावजूद हम दोनों ये समझने पर मजबूर हो गए कि वहाँ अचानक पासा पलट चुका है और तुम्हें सुल्तान शाह की जरूरत पेश आ गई है, इसलिए इसे भेजना पड़ गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा ज़रूर दर्ज करके अपने मुल्क पर फ़ख्र करें और पाकिस्तान की बुनियादें मजबूत करने में अपना किरदार अदा करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।